हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, और साथ ही साथ उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे कई कई शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। अगर किसी भी पार्ट का अगर आप सारांश याद कर लेते हैं तो समझिए उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से डील कर लेंगे। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि पठित पाठ से सूरदास के किसी एक पद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे। देखो पहले क्या कहते हैं, पठित पाठ के सूरदास जी जो पद लिखे हैं उसके सारांश को कहते हैं कि अपने शब्दों में, ये नहीं कहते किताबी भाषा में जो भी है, यानी कि आपने क्या समझे उस टाइप से आप हमें बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। कहते कि जागिए ब्रजराज, हे ब्रज के राज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, क्या कहते हैं, कवल कुसुम फूले, सूर श्याम प्रातः उठो, सूर श्याम प्रातः उठो, यानी कि सूर्य जी कहते हैं कि हे प्रभु जगिए अंबुज कर धारे। अब इसका देंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता वात्सल रस के अन्य कवि सूरदास जी हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको इस टाइप से आपको 4 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, उसमें भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो दोनों में काम आ जाएगा। तो इसका देखिए ये लाइन का यहाँ पे व्याख्या किया गया है, हमने वहाँ से एक लाइन ली है जिसका क्या लिखे, जागिए ब्रज कुंवर कवल कुसुम फूले, सूर श्याम प्रातः उठो कम अंबुज कर धारी। अब इसको यहाँ प्रस्तुत व्याख्या कर देते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है। आपको इतना तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, जितना भी सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न आएगा आपको कम से कम इतना लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के। अब यहाँ पे उस चैप्टर का नाम दीजिएगा जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहाँ पे इसका शीर्षक का नाम नीचे उसका डालिएगा। और आगे कहते हैं कि इसके रचयिता क्या है, वात्सल रस के अन्य कवि सूरदास जी है। अब मानते हैं कि अगर आप दूसरा चैप्टर, जैसे यहाँ पे पद है तो पद का सूरदास जी, अगर यहाँ पे कड़बक दे देगा, यहाँ अगर कड़बक रहेगा तो फिर यहाँ पे आप मलिक मोहम्मद जायसी जी देंगे। सूरदास जहाँ पे हैं कवि का नाम, तो वहाँ पे आप क्या देंगे, अगर यहाँ पे कड़बक देंगे तो यहाँ पे फिर मलिक मोहम्मद जायसी देंगे। कहते कि नींद में सोए हुए बालक कृष्ण को जगाए जाने का रोचक वर्णन इस पद में है। उक्त पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने पर जगाया जा रहा है। कहते हैं कि हे ब्रजराज भोर हो रही है, जागिए कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपने पंखुड़ियों को समेट लिया है, भोरे लताओं में छिप गए हैं, मुर्गों एवं अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वनराज यानी कि वन के वृक्ष आवाज दे रहे हैं, बाड़ों यानी कि गौशालाओं में माँ बोल रही है यानी कि गौ माता बोल रही है, तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी आ रही है, चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है और सूरज की किरणें फैल रही है, नर और नारी भजन कीर्तन गा रहे हैं, हे श्याम अब जागिए सवेरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से आप क्या समझते हैं। सिपाही की माँ, इसका लिखेंगे कि सिपाही की माँ एकांकी नाटक के नाटककार मोहन राकेश हैं। इस का ही दृश्य
दृश्य और 8 पात्र है। इसमें क्या है, इसमें कई दृश्य भी है और 8 पात्र है। इस एकांकी के माध्यम से मोहन राकेश के प्रचलित वैवाहिक संस्था के दोष को उजागर करने का प्रयास किया है। सचमुच लड़की के विवाह की चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं होती। हमारे समाज में बेटी की शादी एक युद्ध लड़ने के समान ही कष्टदायक है और यत्नपूर्ण होता है। इस नाटक में दूसरी समस्या नारियों के भीतर आभूषण के प्रति अत्यधिक मोह भी दिखाना है। भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और वेतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे। तमाम इसके सुंदर उदाहरण हैं। कहते हैं कि उसमें जो है ना, मानक का उसका जो बहन होते हैं वो कहते हैं कि जो भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे ना वो तारों और वेतों के कड़े से भी अच्छे होंगे। कहते हैं कि तारों और वेतों का जो कड़ा है ना उससे भी अच्छे होंगे, और इसके भी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी कला की दृष्टि से रोज शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो रोज कथा साहित्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भों में देखा गया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक रास्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर रही सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी कला की दृष्टि से रोज शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो लिखेंगे रोज कथा साहित्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचता है। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने पीटने स्वेच्छा एवं स्वच्छता तथा भ्रातृत्व के छोटेपन बंधनों से मुक्त बीता था। आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की मां भी है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो, चिर विस्मृत हो गया हो। ये सब लेखक कर रहे हैं मालती के विषय में। मालती रोज केलहू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। उसका जीवन ग्रेगिन मर्ज के समान है, जिसका ऑपरेशन उसके डॉक्टर पति द्वारा किया जाता है। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं कि वातावरण परिस्थितियों और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर क्या है, उसका पति क्या है, डॉक्टर है ना, के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को
घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या सोता ही रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे, इस प्रकार लेखक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज के घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न चिरारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। यानी कि सामाजिक जो महिलाओं का जो स्थिति है उसके विषय में लेखक बताना चाहते हैं कि भारतीय महिलाओं के सामाजिक जीवन, उसका दैनिक जीवन का क्या प्रभाव है, वो कैसे बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक कविता का भावार्थ लिखिए। अधिनायक कविता का भावार्थ लिखिए। अधिनायक लिखेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। इसमें आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। भारतीय गीत में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आदमी की हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया। कविता में हर चरना इसी आम आदमी को प्रतिनिधि है। हर चरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत भाग विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली हाफ पेंट पहनने है गरीब हरचरना गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल टमटम वल्लभ तुरही के साथ, माथे पर पगड़ी एवं चंवर के साथ, तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाठ बाट वाले भड़कीले रोब दाव के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का व्याख्यात्मक परिचय दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में सुंघनी साहू परिवार में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद साहू के यहाँ साहित्यकारों को बड़ा सम्मान मिलता था। जयशंकर प्रसाद ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई क्वीन कॉलेज से प्राप्त की, परंतु परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा तथा घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही माता पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण परिवार और व्यापार का उत्तरदायित्व
इन्हें संभालना पड़ा, जिसे इन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए संभाला। उनका जीवन संघर्षों और कष्टों में बीता, पर साहित्य सृजन और साहित्य अध्ययन के प्रति वे सदैव जागरूक रहे हैं। सन 1937 में उनका देहावसान हुआ। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। वे कवि, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्हें हिंदी का रविंद्र कहा जाता है। त्रिधरा, चित्रधरा, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा की महत्व, झरना, लहर, आंसू तथा कामायनी उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। यह छायावाद की ही नहीं, आधुनिक हिंदी काव्य की अमूल्य निधि है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त आदि। कंकाल तिली, इरावती इनके उपन्यास है। छाया, आदि प्रतिध्वनि, इंद्रजाल तथा आकाश द्वीप इसके 5 कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि वे छायावादी कवि है तथा उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। प्राकृतिक सौंदर्य के वे अद्भुत चितेरे हैं। नारी की गरिमा उनके काव्यों और नाटकों में अंकित है। रहस्य भावना भी कहीं कहीं झलकती है। उनका महाकाव्य कामायनी मानवता के विकास की कथा प्रस्तुत करता है। प्रसाद के काव्य के वस्तु पक्ष की भांति उनके काव्य का कला पक्ष भी सशक्त है। खड़ी बोली को साहित्यिक सौष्ठव प्रदान करने में उनका योगदान प्रशंसनीय है। रस, छंद, अलंकार आदि का रमणीयता में उनका काव्य है। समग्रतः प्रसाद आधुनिक काव्य का सर्वश्रेष्ठ कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? प्रगीत और समाज आधार के पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह के प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य जीवन के संपूर्ण पक्ष को प्रदर्शित करता है। आचार्य शुक्ल को भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी थी। इनका कारण था कला की पुकार, जिसके फलस्वरूप यूरोप में प्रगीत मुक्तकों यानी कि लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यह कहा जाने लगा कि अब यहाँ भी उसी का जमाना आ गया है। इस तर्क के पक्ष में यह कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ है जिसमें कुछ इतिवृत्ति भी मिलता रहता हो। ऐसी धारणा बन गई कि अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। यही कारण था कि जो ही प्रसाद की कामायनी, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा निराला की राम की
शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। बाकी हम इससे आगे का जितने भी प्रश्न है उसको हम इससे आगे की वीडियो में बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।